एक शहर की कल्पना करो जहां लाखों लोग रोज सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, काम पे जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। अब कल्पना करो कि उस पूरे शहर की एनर्जी सप्लाई सिर्फ एक नल से आती है। सिर्फ एक नल। और किसी ने उस नल को बंद कर दिया। यह कल्पना नहीं है, यह 15 मार्च 2026 की सच्चाई है। दुनिया का वो नल जिसे स्ट्रैट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं, आज इफेक्टिवली बंद है और इसका असर आपकी रसोई तक आ चुका है। पहले समझते हैं ये जगह आखिरकार है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पानी की पट्टी है ईरान और ओमान के बीच, सबसे संकरी जगह पर, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी। 33 किलोमीटर दिल्ली से गुरुग्राम जितनी दूरी ही है। इतनी छोटी जगह से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है। यह दुनिया के टोटल सीबोर्न ऑयल ट्रेड का 20% है। यह दुनिया की टोटल एलएनजी सप्लाई का भी 20% है। इस एक रास्ते से सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, कतर सबका तेल बाहर जाता है। और इस तेल का 84% एशिया की तरफ जाता है, चाइना को, इंडिया को, जापान को, साउथ कोरिया को भी जाता है। इस एक रास्ते की वैल्यू 600 बिलियन एनुअल एनर्जी ट्रेड है, सालाना 600 अरब डॉलर। और आज वो रास्ता बंद है। आखिरकार हुआ क्या था, ठीक से समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक शुरू कर दी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी मारे गए, उनकी बेटी, दामाद, पोते सब मारे गए। ईरान ने जवाब दिया 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे। और साथ में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने एक अनाउंसमेंट भी की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने देंगे। अमेरिका, इजराइल और उनके एलाइज के किसी भी जहाज को हम लेजिटिमेट टारगेट मानेंगे। 2 मार्च 2026 को आईआरजीसी ने ऑफिशियली कंफर्म किया स्ट्रेट बंद है। उसी रात स्ट्रेट में जितने भी टैंकर्स थे उन सब ने अपने एआईएस सिग्नल बंद कर दिए। मतलब कोई मूवमेंट नहीं, जीरो ट्रैफिक। टैंकर ट्रैफिक जो पहले 20 मिलियन बैरल डेली थी, 70% तक गिर गई, फिर प्रैक्टिकली जीरो हो गई। दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी कॉरिडोर रुक गए। देखते हैं कि इसके बंद होने का असर आखिरकार कहां पड़ा। ऑयल प्राइसेस 28 फरवरी से पहले ब्रेंट क्रूड $70 पर बैरल था, 10 दिन के अंदर $120 पर बैरल पहुंच गया। फिर ट्रंप ने कहा हम ऑपरेशन जल्द खत्म कर देंगे, तो थोड़ा गिरा। 13 मार्च को फिर से $100 के ऊपर पहुंच गया। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा था यह मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑयल सप्लाई डिसरप्शन है। गल्फ कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन कम से कम 10 मिलियन बैरल पर डे तक घटा दिया। आईईई के मेंबर कंट्रीज ने मिलकर 400 मिलियन बैरल इमरजेंसी रिजर्व रिलीज किए। यह आईईए हिस्ट्री का सबसे बड़ा एवर रिलीज है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह एक स्टॉप गैप है, यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। कतर ने 2 मार्च को गैस प्रोडक्शन बंद कर दी। 4 मार्च को फोर्स मेजूरे डिक्लेयर किया। कुवैत ने 7 मार्च को फोर्स मेजूरे डिक्लेयर किया। कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा अगर ये बाहर जारी रही तो दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाएंगी। गोल्डमैन सैक्स ने भी मॉडल किया अगर यह डिसरप्शन सेकंड क्वार्टर तक चली तो ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन 0.7 to 0.8 परसेंट पॉइंट और बढ़ जाएंगी। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 0.4% तक कम हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना था कि अगर ऑयल $140 पर बैरल तक चला गया तो यूरोजोन रिसेशन तक पहुंच सकता है। यूके, जापान और अमेरिका की इकोनॉमी भी रिसेशन में जा सकती है। और आईआरजीसी ने खुलेआम कहा था कि $200 पर बैरल के लिए तैयार रहिए। लेकिन हम बात करते हैं अपने देश भारत की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है और यही वो हिस्सा है जो ज्यादातर चैनल्स मिस कर देते हैं। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी का कंज्यूमर। इंडिया रोज कंज्यूम करता है 55 लाख बैरल क्रूड ऑयल के, जिसमें से 88% तो इंपोर्ट होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया की करीब 50% क्रूड ऑयल की जरूरत पूरी होती है। लेकिन सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, इंडिया जो एलपीजी कंज्यूम करता है उसका भी 60% इंपोर्ट होता है और उन इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। मतलब इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी आज फंसी हुई है। 330 मिलियन हाउस होल्ड, 33 करोड़ परिवार इंडिया में एलपीजी कंज्यूम करते हैं। उन्हें अब सिलेंडर बुकिंग के बाद 25 दिन तक वेट करना है। पहले ये रूल 21 दिन का था, रूरल एरियाज में 45 दिन तक।
रेस्टोरेंट्स और होटल्स कॉमर्शियल एलपीजी उनको बिल्कुल नहीं मिल रही है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा लाखों रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं या मेन्यू में कटौती की जा रही है। गवर्नमेंट ने 60 रुपए पर सिलेंडर तक प्राइस भी बढ़ा दिए हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इलेक्शन की वजह से और बढ़ाने में इनको डर लग रहा है, लेकिन कॉस्ट छुपाई नहीं जा सकती है। लेकिन ये बात सिर्फ एलपीजी तक सीमित नहीं है, ये बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। नेचुरल गैस, इंडिया का 60% नेचुरल गैस मिडल ईस्ट से ही आता है, खासकर कतर से। कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दी है, फोर्स मेजूरे डिक्लेयर कर दिया है। 9 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर इशू किया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। नई एलोकेशन डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी 100%, कोई कटौती नहीं होगी। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर 80% तक कंज्यूम कर सकते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए 70% और रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के लिए 65%, यानी कि 35% की कटौती। यह बात सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग रही है, लेकिन इसका ठीक से मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए 30% तक गैस कम मिलेगी। इंडिया में खरीफ और रबी की फसलों की बुआई आने वाली है और यदि किसानों को फर्टिलाइजर कम मिला तो फसल ऑब्वियसली कम होगी और खाना आपका महंगा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को अपनी फर्टिलाइजर सप्लाई में 20 to 25% रिस्क है। 147 करोड़ लोगों का खाना इसी से आता है और यह सिर्फ खाने की बात नहीं है। सीएनबीसी पर गोल्डमैन सैक्स के निखिल भंडारी ने कहा था इंडियन बाकी एशियन मार्केट से ज्यादा वल्नरेबल है, इसका इन्वेंट्री क्वेश्चन बहुत ही कम है। 3 मार्च को गवर्नमेंट ने बताया था कि इंडिया के पास क्रूड का 25 दिन का स्टॉक है और पेट्रोल डीजल का 25 दिन तक स्टॉक। 25 दिन इतना, और अभी एक और मार्क गिरने वाली है, वो है इंडियन रूपी। आज 15 मार्च 2026 को रूपी की कीमत है 92.48 पर डॉलर, रिकॉर्ड लो के करीब पहुंच गया है। MUFG रिसर्च का एनालिसिस कहता है कि अगर ऑयल 100 बैरल पर डॉलर पर रहा तो रुपए की कीमत 95.5 तक भी गिर सकती है, और अगर 120 डॉलर को क्रॉस करता है और शॉर्टेज बनी रहती है तो ये वैल्यू 97.5 तक भी जा सकती है। सिटी के एस्टीमेट के अनुसार यदि ऑयल 90 to 100 डॉलर पर बैरल रहा तो इंडिया में पेट्रोल डीजल 5 से 10 रुपए पर लीटर महंगा हो सकता है और कंज्यूमर इन्फ्लेशन 50 बेसिस पॉइंट अकेले इसी से बढ़ जाएगी। डीबीएस बैंक के एक सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव ने कहा कि यदि बैरल 100 डॉलर पर रहता है तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 70 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाएगा। इसका मतलब रुपी और गिरेगा, इंपोर्ट और महंगे हो जाएंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई को बढ़ाना पड़ सकता है, यानी कि आपकी ईएमआई फिर से महंगी हो सकती है। एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी चीज से तीसरी चीज इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये दूसरे के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते, और ये सब शुरू हुआ है 33 किलोमीटर की उस पट्टी से। लेकिन इंडिया चुप नहीं बैठा है। पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल किया है। यह वार शुरू होने के बाद ईरान को मोदी का पहला कॉल था। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ईरान के काउंटर पार्ट से कई बार बात की है। टॉपिक था इंडियन शिप्स की सेफ्टी और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। 28 इंडियन फ्लैग वेसल पर्सियन गुल्फ में फंसे हुए हैं। 778 इंडियन सीफेयर, 24 वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के वेस्ट में, 4 वेसल ईस्ट में। मिनिस्ट्री ने 24/7 मॉनिटरिंग रूम बनाया हुआ है। ईरान ने 5 मार्च को कहा था कि यूएस, इजराइल और उनके एलाइज की शिप बंद है, लेकिन बाकी देशों के लिए केस बाय केस हम रेफर कर सकते हैं। 13 मार्च को ईरान ने टर्किश शिप को अलाउ किया था। 2 इंडियन फ्लैग गैस कैरियर्स को अलाउ कर दिया गया है। एक सऊदी टैंकर को 1 मिलियन बैरल इंडिया के लिए अलाउ किया गया है। इंडिया ने 40 देशों से क्रूड डाइवर्सिफाई किया है। आज 70% क्रूड नॉन हार्मज रूट से आ रहा है, पहले ये 55% था। रशिया से यूएस ने इंडिया को 30 दिन का वेवर दिया है रशिया ऑयल खरीदने का। यह वेवर 4 अप्रैल को एक्सपायर होगा। इंडिया ने रास्ता निकाला है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी का रास्ता अभी भी मुश्किल है। और यह प्रॉब्लम केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इससे हिल रही है। चाइना अपना 45% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही लेता है। यह सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है किसी भी मेजर इकोनॉमी की। चाइना के पास कुछ महीनों का रिजर्व जरूर है, लेकिन वो भी तो खत्म होगा ही। जापान और साउथ कोरिया अपनी 80% एनर्जी नीड्स इंपोर्ट करते हैं। कतर का एलएनजी, जो इनका प्राइमरी गैस सोर्स था, गल्फ स्टोरेज में फंसा हुआ है। यूरोप रशिया का गैस पाइपलाइन 2022 में गया। अल्टरनेटिव के तौर पर कतर का एलएनजी था, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है।
यूरोप होलसेल के गैस प्राइसेस में भी 25% का सर्ज देखा गया है। अमेरिका डोमेस्टिक ऑयल तो उनके पास बहुत है, लेकिन ऑयल ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होता है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा था अगर $110 बैरल मार्च अप्रैल तक रहा तो अमेरिका का इन्फ्लेशन 3.3% तक पहुंच जाएगा और जीडीपी ग्रोथ 2.1%। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी तो 25% ही है। यूएन की एक ट्रेड बॉडी ने कहा था कि ब्रेंट क्रूड $90 पर के ऊपर चला गया है, फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम में स्पाइक हो गई है। यह सब एक महीने में कंज्यूमर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्रेग जेस्की एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, फार्मा, शुगर सब सप्लाई चेन स्ट्रेस में है। ओशियन इंपैक्ट 10 से 14 दिन में दिखता है, अगली प्रेशर 2 से 5 वीक में आती है। बीएसआई के कंसल्टिंग टोनी पैली ने भी कहा कि गल्फ एल्यूमिनियम का मेजर सप्लायर है, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन सबके इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे। और फर्टिलाइजर की कीमत, यूरिया की कीमत न्यू ऑरलियंस हब में $475 पर मैट्रिक टन से बढ़कर $680 हो गई है। दुनिया के 1/3 फर्टिलाइजर ट्रेड इसी स्ट्रेट से पास होते हैं। एक सवाल आता है कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। सऊदी अरबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन अबेकिस से रेड सी के याम्बू पोर्ट तक कैपेसिटी है 7 मिलियन बैरल पर डे। यूएई का हशबा फुजारिया पाइपलाइन, उसकी भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी है, दोनों मिलकर करीब 2.6 मिलियन बैरल पर डे बाईपास कर सकते हैं। लेकिन स्टेट से 20 मिलियन बैरल निकलते थे, 2.6 मिलियन 20 बिलियन का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओमान के डीप वाटर पोर्ट्स डुकम, सलाह, सोहार थ्योरेटिकली अल्टरनेटिव रूट्स हैं, लेकिन मार्च 2026 में डुकम और सलाह पर ड्रोन स्ट्राइक्स हो गए थे तो फ्यूल स्टोरेज टैंक्स बहुत डैमेज हुआ था। सोहार वार रिस्क इंश्योरेंस एरिया में पड़ता है, यानी अल्टरनेटिव रूट्स भी अटैक में ही आ रहे हैं। एलएनजी के लिए तो प्रैक्टिकली कोई अल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है। ये वो वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में एक्सपर्ट दशकों से वार्न कर रहे थे, लेकिन किसी ने अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं बनाया, जब तक क्राइसिस नहीं आई तब तक। अब इसके आगे क्या हो सकता है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने 9 मार्च को सिग्नल दे दिया था कि मिलिट्री ऑपरेशन जल्दी से खत्म हो जाएंगे। और ईरान के अंदर भी प्रेशर तो है, क्योंकि ईरान को खुद का ऑयल एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो सबको होती है। और अगर ये डील होती है, स्ट्रेट खुल जाता है, तो ऑयल प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे, सप्लाई भी नॉर्मलाइज हो जाएगी और इंडिया और दुनिया को राहत मिल जाएगी। लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी है जिसपे हमें बात करनी चाहिए कि अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है दूसरे क्वार्टर तक, तो गोल्डमैन सैक्स और यूबीएस ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं कि ग्लोबल इन्फ्लेशन 0.7 से 0.8 पॉइंट तक बढ़ जाएगा और ग्लोबल जीडीपी 0.4 पॉइंट्स तक ड्रैग हो जाएगी। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का ब्रेकिंग पॉइंट था कि यदि ऑयल $140 पर बैरल पर चला जाता है तो मेजर इकोनॉमिक्स रिसेशन में चली जाएंगी। और इंडिया के पास 50 डेज का स्टॉक तो है, लेकिन एलपीजी की सिचुएशन बहुत स्ट्रेस्ड है और फर्टिलाइजर सप्लाई भी बिल्कुल रिस्क पे है और रुपी तो रिकॉर्ड लो पे जा ही रहा है। और आईआरजीसी ने भी एक वार्निंग दे रखी है कि हम ऑयल को $200 तक पहुंचा देंगे। कौन सा सिनेरियो इनमें से होगा ये कोई नहीं जानता, अगर कोई कह रहा है तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। एक आखिरी बात मैं आपको बताता हूं कि यह सिर्फ ईरान यूएस से वार की स्टोरी नहीं है, यह उस सिस्टम की कमजोरी की स्टोरी है जो हमने खुद बनाया है। दशकों से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दुनिया की एनर्जी केवल एक 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर डिपेंड करती है। यह बहुत डेंजरस है, इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव जरूर होना चाहिए। लेकिन जब तक कोई क्राइसिस नहीं आती, कोई इन्वेस्ट नहीं करता और कोई नहीं सुनता। आज वो क्राइसिस आई है और इसका असर सिर्फ बड़े देशों पर नहीं, आपकी रसोई, आपके सिलेंडर और आपके पेट्रोल पंप, यहां तक कि आपकी ग्रोसरी स्टोर पर भी नजर आ रहा है। यह जियोपॉलिटिक्स नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। और यही वो बात है जो हमें समझनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद अचानक नहीं हुई, यह एक सिस्टम था जो टूटने का इंतजार कर रहा था और आज टूट रहा है। यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो उन लोगों को जरूर शेयर करना जो सोचते हैं कि ईरान यूएस वार से उनका कोई लेना देना नहीं है। और कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूं कि आपके शहर में एलपीजी की शॉर्टेज कितनी फील हो रही है।